आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट्स के मन में आता है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके आंसर में कुछ ना कुछ गलती रह रही होगी जिसके कारण आपके मार्क्स कट जाते होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप साइंस में आंसर लिखते हो तो आंसर को कैसे लिखें, किस तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करें कि वो एग्जामिनर के लिए परफेक्ट बन जाए और आपको उस आंसर में फुल नंबर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे का, जो हमारा साइंस का स्टूडेंट का बच्चा है, अगर बात करते हैं उसके कि वो बच्चे की गलती, पहले हम गलतियों की बात करते हैं कि बच्चा गलतियां क्या करता है। स्टूडेंट्स की जो कॉमन गलती होती है आंसर लिखते हुए वो होती क्या है। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन को घुमा फिरा कर लिखते हैं, घुमा फिरा कर लिखते हैं, फिरा कर अपने ही शब्दों में कोई भी बिना किसी कॉन्सेप्ट के उस डेफिनेशन को बस लिखते रहते हैं। और लिखते भी ऐसा कि एक बहुत ही बड़ा ही इसको पूरा पैराग्राफ बना देते हैं। अब जब वो पैराग्राफ बनता है तो वो बड़ा ही अजीब सा लगता है ना। इससे पता चलता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसके साथ साथ वो क्या मिस्टेक करता है, डायग्राम यूज नहीं करता है। अपने आंसर में डायग्राम यूज नहीं करना। कीवर्ड्स का अगर बात करें, कीवर्ड्स की वो बिल्कुल भी यहाँ पर यूज नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन नहीं करता है। ये उस बच्चे की एक क्या होती है, कॉमन मिस्टेक होती है जब बच्चा आंसर लिखता है। ठीक है, उसका जो आंसर होता है वो उसके एनसीईआरटी से हट करके भटका हुआ एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये बच्चे की अक्सर कॉमन मिस्टेक होती है। अब आपने जब अपनी मिस्टेक को जान लिया कि हाँ आप भी डेफिनेशन लिखते हो लेकिन घुमा फिरा के लिखते हो, उसका ना सर होता है ना पैर होता है, उसमें ना कोई डायग्राम होते, ना कोई कीवर्ड्स होते, ना ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने अंडरलाइन करी होती है और ना ही वो एनसीईआरटी बेस्ड आपकी कोई डेफिनेशन बनती है। तो ये बच्चे अक्सर कॉमन मिस्टेक करते हैं। लेकिन सही तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है। अब आप सोचोगे कि मैम आपने कॉमन मिस्टेक तो बता दी लेकिन आंसर सही तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है। पहले हम मतलब जानेंगे कि सही तरीके से आंसर कैसे लिखा जाएगा, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो सही तरीके से आंसर लिखने का मतलब है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर यानी कि उसमें आपके अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका एक क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कब आपको डेफिनेशन लिखनी है, कब आपको एक्सप्लेनेशन करना है, कब आपको उसका एग्जाम्पल करना है और कब आपको डायग्राम बनाना है। यह आपका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है। इसके साथ साथ उसमें आपके लॉजिकल फ्लो होने चाहिए। लॉजिकल फ्लो की बात करते हैं, है ना, तो लॉजिकल अगर फ्लो होगा तो आपका आंसर पढ़ने में इजी हो जाएगा। इसमें आपके कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन होने चाहिए, कीवर्ड्स, है ना। और अगर डायग्राम आप बना रहे हो तो वो डायग्राम आपका कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो एक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके कि सही तरीके से आंसर लिखने का मतलब ये होता है कि आपका आंसर एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनना चाहिए। यहाँ देखिए कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। अब मैम आपने बता दो दिया है कि आपका आंसर, सही आंसर लिखने का मतलब है कि स्ट्रक्चर्ड आंसर, है ना, स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। आपके डायग्राम होने चाहिए, आपके एग्जाम्पल होने चाहिए, आपका कीवर्ड्स होने चाहिए। लेकिन आखिर इसका सही तरीका क्या होता है। सही तरीका होता है कि जब भी आप आंसर लिखें तो आपको पहले क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन पूछी गई है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखोगे। आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सबसे पहले इसमें हमेशा डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन के बाद आप क्या करते हो, उसमें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसे आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन के बाद अगर जरूरी हो तो उसमें अगर आपका साइंस में क्योंकि डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है तो आप अपना डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम के बाद, है ना, जैसे कि उसमें एग्जाम्पल होना जरूरी है ना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो तो आप उसमें जरूर एग्जाम्पल दीजिए। और एग्जाम्पल के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका उस आंसर का एक समरी भी निकलनी चाहिए जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं।
तो ये एक सही आंसर लिखने का तरीका होता है। हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपकी हेडिंग वाइज इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्वेश्चन में डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखिए, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि उसमें एग्जाम्पल पूछे गए हैं, एग्जाम्पल मेंशन कीजिए, और लास्ट में उन सब का एक कंक्लूजन आपको निकालना है, एक तरीके से समरी निकालनी है। तो ये होता है आपके आंसर का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर। जब आप इसको यूज करते हो ना अपने कॉपी में, अपनी आंसर सीट में, तो एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। अब देखो अगर आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड है ना, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब आंसर में आपको लिखना क्या है, आंसर में आपको किस बात का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपको आंसर में अपने कीवर्ड्स और अंडरलाइन का ध्यान रखना है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो वो आपके पूरे आंसर को नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके आंसर में कोई भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड्स है तो आप उसको मेंशन जरूर कीजिए। कोई अगर आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर उस डेफिनेशन में या उस कॉन्सेप्ट में कोई इंपॉर्टेंट आपको हेडिंग दी गई है या पॉइंट होगा, तो आपको जरूरी है कि उसको अंडरलाइन करना है। अब देखो, जब आप किसी आंसर में कीवर्ड्स लिखते हो या कभी भी अंडरलाइन करते हो, तो ये अंडरलाइन क्या काम करते हैं, आपके आंसर को हाईलाइट करने का। हाईलाइट होगा यानी कि जैसे आप अपनी किताबों में हाईलाइट कर लेते हो ना इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो वैसे जब आपने अपनी आंसर सीट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में अंडरलाइन करी होती है, तो एग्जामिनर का सीधा ध्यान उन अंडरलाइंस पर जाता है। उसे ये पता चलता है कि अगर आपने हाईलाइट करा है तो उन्हें ये लगता है कि हाँ, उस बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है उस आंसर के, उस क्वेश्चन के, वो उसके क्लियर है। तो फिर उसमें क्या पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये आपको ध्यान रखना है कि इस हाईलाइट के द्वारा एक तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपकी क्लियरिटी है आंसर में। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो, एग्जामिनर चाहते हैं कि आपकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करें, तो हाइलाइट्स पॉइंट से बच्चे का ये तो पता चल जाएगा कि जिसकी कॉपी हमारे पास है, जिसने इतने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो यहाँ पर उस बच्चे की कॉपी चेक करने में भी आसानी हो जाती है। और कॉपी चेक करने में बहुत कम समय लगता है अगर आपने कीवर्ड्स और अंडरलाइन किया होगा। तो बहुत बड़ा रोल होता है आपकी कॉपी चेक करते समय आपके कीवर्ड्स और अंडरलाइन का। तो जरूर कीजिए, जब भी आप आंसर लिखते, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिश कीजिए कि वो हाईलाइट्स हो। दूसरी बात करते हैं कि डायग्राम का क्या महत्व होता है। बहुत ज़्यादा आपके आंसर में क्लियरिटी को और लाने के लिए, है ना, आंसर में क्लियरिटी लाने के लिए, क्लियरिटी की बात करें तो क्लियरिटी लाने के लिए डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इसके अलावा डायग्राम देखो, अगर किसी क्वेश्चन का अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो आधे नंबर, हाफ नंबर, अगर बात करें हाफ मार्क्स की बात करें तो हाफ मार्क्स तो आपके इस डायग्राम के इंप्रेशन से ही एग्जामिनर आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपने डायग्राम ऐसा बना दिया कि बस उसमें आपके उल्टा एक नंबर कट गए। आपको डायग्राम कैसे बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है लेबलिंग। लेबलिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उस डायग्राम, जो भी डायग्राम आप बना रहे हो, उसमें आपका ये जो नाम हो ना, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर कहीं पर आपका स्टमक है तो वहां पर ही स्टमक होना चाहिए, ऐसे गलत जगह नहीं रखना है। तो ये आपका डायग्राम की विशेषता है कि अगर आंसर में डायग्राम है तो उससे क्लैरिटी आएगी, और साथ ही साथ आपके आधे नंबर उस क्वेश्चन के डायग्राम खींच के ले जा लेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, आपके एग्जामिनर के माइंडसेट की। कॉपी चेक करते समय आपके एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। देखिए, कॉपी चेक करते समय आपका जो एग्जामिनर आपकी कॉपी में ढूंढेगा वो क्लियरिटी को ढूंढेगा कि बच्चे ने आंसर का जो एक्सप्लेनेशन किया है वो सही तरीके से करा है या नहीं करा है। बच्चे में क्लियरिटी है उस क्वेश्चन के आंसर दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ना। तो कॉपी चेक करते हुए सबसे पहले तो एग्जामिनर आपकी क्लियरिटी को देखेगा कि कितना आंसर क्लियर है। क्लियर का मतलब है कि वो आंसर आपका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखें तो वो आपके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। प्रेजेंटेशन जो मैंने अभी अभी बताया ना
कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया, आपका आंसर जैसे आपने प्रेजेंटेशन किया, मैंने स्ट्रक्चर बताया, डेफिनेशन लिखी, फिर आपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, फिर आपने डायग्राम बनाया, आपने एग्जाम्पल लिखे, कंक्लूजन लिखा, तो ये एक हेडिंग वाइज जो आपने आंसर लिखे हुए, इससे आपका क्या दिख रहा है, प्रेजेंटेशन, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या यहाँ पर देखते हैं, वो आपके रिलेवेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, रिलेवेंट्स पॉइंट को देखते हैं, रिलेवेंट्स पॉइंट, जिससे पता चलेगा कि भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके उसमें कीवर्ड्स को देख रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड्स को, और बच्चे का जब डायग्राम देखेंगे, आंसर में अगर बच्चा डायग्राम भी मेंशन कर रहा है तो ये पता चल जाएगा कि हाँ हाँ बच्चे ने क्या करा है, पढ़ाई करी है। तो जब आप ये सब अपने आंसर सीट में रखोगे, इन सबको मेंशन रखोगे, तब जाकर के आपका एग्जामिनर आपको एक अच्छे नंबर देंगे। ठीक है, तो कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर का पूरा जो कंसंट्रेशन रहता है वो आपके आंसर सीट के प्रेजेंटेशन, वो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आपने अपने जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या डाले आपने आंसर में। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आपने क्या डाला, आपने उसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने अपनी साइड से जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए हैं आंसर को लिखते समय, वो आपने डायग्राम दिए हैं। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स है ना, ये जो आपके रिलेवेंट्स पॉइंट्स है, ये सब आपके उस आंसर में एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, जिसके लिए आपके जो एग्जामिनर है वो इन आंसर से आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना, वो आपके उस आंसर को एक परफेक्ट आंसर समझ के आपको उसमें पूरे नंबर देंगे। क्लियर। अब बच्चे को डिसाइड करना है कि उसको केवल 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर लाने हैं या फिर 5 में से 5 नंबर लाने हैं। और अगर 5 में से 5 नंबर लाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गुड आंसर और बैड आंसर में क्या अंतर होता है। तो अगर मैं बताऊं एक अच्छे और एक बुरे आंसर में अंतर क्या होता है ना, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये आपका है गुड आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, गुड आंसर है। और दूसरा अगर बात करते हैं, ये आपका क्या है, बैड आंसर है। ठीक है, जैसे कि गुड आंसर की हम बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, गुड आंसर में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपके की पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो क्लियरिटी है ना, आंसर में क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, गुड आंसर में क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी क्या होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, बुलेट्स होनी चाहिए। तीसरा, आप यहाँ पर आंसर में अपनी हेडिंग को यहाँ पर मेंशन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें क्या, जैसे कि आपने कहा की पॉइंट्स को ऐड कीजिए, की पॉइंट्स ऐड कीजिए। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स में डायग्राम को यहाँ पर मेंशन कीजिए। तो अगर आपके आंसर में क्लियरिटी है, बुलेट पॉइंट्स है, हेडिंग, यानी कि आपका आंसर ऐसा नहीं है कि एक पूरा पैराग्राफ आपने जब से स्टार्ट करा लास्ट तक आपका एक पूरा पैराग्राफ ही बना है, तो वो कोई आपका उतना आपका इंप्रेसिव आंसर नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपने बुलेट्स बनाई हैं, हेडिंग बना करके काम किया है, की पॉइंट्स ऐड किए हैं, अंडरलाइन करी है, साथ ही साथ आपने डायग्राम बनाए हैं, तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर बनता है, जिसे हम गुड आंसर कहते हैं। अगर दूसरी बात करें कि एक बैड आंसर कैसा है, तो बैड आंसर में आपका एक लॉन्ग पैराग्राफ होता है, जैसे कि बच्चे लिखते ही है ना, एक लॉन्ग पैराग्राफ, कोई हेडिंग नहीं, कोई मतलब नहीं है, बस लिख देना है ना, नो हेडिंग, नो हेडिंग, नो की पॉइंट्स, है ना, नो की पॉइंट्स, बस आपने खाना पूर्ति कर दी है, नो यहाँ पर डायग्राम, नो एग्जाम्पल, कुछ नहीं है। तो आपने सिर्फ एक पैराग्राफ जहां से स्टार्ट करा, बस लिखते चले गए, लिखते चले गए और बस खत्म। लेकिन वहीं अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से जहां जहां जरूरी है हेडिंग बनाने की, वहां वहां हेडिंग बनाओगे, जब पॉइंट्स लिख रहे हो तो बुलेट्स बना के लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, तो वो आपका गुड आंसर है। तो ये होते हैं आपके गुड आंसर और बैड आंसर में कंपेयर। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब आप सोचो कि आप किस नंबर, यानी कि आप ऐसे क्वेश्चन में आप ज्यादा नंबर दोगे या फिर बैड आंसर में दोगे, ये आप डिसाइड करोगे, है ना, कि आप किस में 5 में से 5, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर ला सकते हो, या फिर इस ऐसे क्वेश्चन में आप 5 में से केवल 1 नंबर या आधा नंबर लेकर के आओगे। तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि हमें किस ओर जाना है, इस गुड आंसर की ओर जाना है, इस तरीके से अपने आंसर को लिखना है। क्लियर बात। ठीक है, अब देखिए ये जो आप पूरा अपने आंसर लिखने की तैयारी कर रहे हो ना, मैंने जितना आपको पॉइंट्स बताए कि आप एक अच्छे आंसर को एक स्ट्रक्चर तरीके से लिख रहे हो, तो इससे आपकी ना केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी,
बल्कि अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस में सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अन्य जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर आप उनकी भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वहां पर भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। कैसे आएंगे? आपने डेफिनेशन पढ़ी, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो आपने अपने बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्टिव के लिए पढ़ा है। लेकिन जो आप वहां पर की पॉइंट्स पढ़ रहे हो, या आप वहां पर जो आपके कीवर्ड्स है, इसके अलावा आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये सारे आपके किस में आते हैं? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इसके आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। यानी कि आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ, है ना, आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ना, एक्सप्रेशन, यही आपको क्या दिलाएगा, यहाँ पर हाई स्कोर दिलाएगा। ठीक है, सारे में हाई स्कोर किस में? आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके बोर्ड्स एग्जाम में। तो नॉलेज प्लस एक्सप्रेशन, आंसर को कैसे आपने एक्सप्रेस किया है, यही आपके हाई स्कोर दिलाने की एक की मानी जाएगी। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो, तो हमने यहाँ पर जाना आपके एक अच्छा आंसर लिखने के क्या तरीके होते हैं। तो आपके देखो, बेटर लिखने के 6 स्मार्ट टिप्स आपके कौन कौन से थे। सबसे पहले देखो, आपको हमेशा अपने आंसर में ध्यान रखना है। मैंने आपको आंसर का स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूज एनसीईआरटी लैंग्वेज। हमेशा एनसीईआरटी लैंग्वेज आपको यूज करनी है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी लैंग्वेज भी सीख जाओगे, और कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करने हैं। डायग्राम प्रैक्टिस करो जितना हो सके। आपके जहां जहां क्वेश्चन में जरूरी है, जहां जहां डायग्राम दिए गए हैं, आप उन डायग्राम की हमेशा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के डायग्राम नहीं बनेंगे। डायग्राम में जरूरी है कि डायग्राम सिंपल हो, ठीक है, नीट एंड क्लीन हो, और साथ ही साथ आपकी जो लेबलिंग हो, आपका जो नामांकन हो, वह बिल्कुल सही होना चाहिए। पास्ट पेपर सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर यानी जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए, आपने पढ़ लिया उस सबको, तो उसके बाद आ जाता है कि पुराने साल के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मार्किंग स्कीम से कंपेयर करो, है ना। मार्किंग स्कीम, आप जब आंसर लिख रहे हो तो कितने नंबर आपको उसमें मिलेंगे, उससे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। हर बार जब आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, उससे अपना क्या करो, कंपेयर करो कि आप में कितना सुधार आया है। टाइम बाउंड राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम बाउंड, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप घर पर ही एक वातावरण बना दो, 3 घंटे में एक पेपर को सॉल्व करके देखो कि वो पेपर हो रहा है नहीं। ठीक है, ये करना जरूरी है, एग्जाम टाइम पर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कीवर्ड्स रिवाइज करो, कीवर्ड्स को आपको एक पेज में अलग से लिखना है, कॉपी बना दीजिए। ठीक है, जहां जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसके जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको साइड में लिखते चलो, और इसको एग्जाम टाइम पर या जब जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिवीजन करना है, तो इसको हमें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप इन 60 जो ये हमने 6 है ना, ये जो 6 स्मार्ट टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे, तो हाँ, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आप यहाँ पर गेन कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर अपना बना सकते हो। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आज हमने जाना किस तरीके से हम साइंस में अपना आंसर लिखें कि हमें फुल में से फुल मार्क्स मिल जाए। अगर आप इन सारी टेक्निक को यूज़ करते हो अपने आंसर लिखने में, तो हाँ, आपके नंबर पक्के है फुल में से फुल, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। और इसी तरीके की ढेरों सारी टिप्स जानने के लिए आप जुड़ जाइए हमारे विद्याकुल परिवार के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जब आप ये ट्रिक्स का यूज़ करोगे ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप अपना आंसर भी सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे, और फिर आपके फुल नंबर उसमें आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।